सब बताएगा। Good afternoon, everyone.
वेरी गुड आफ्टरनून। किसी को कुछ पूछना है लास्ट क्लास के टॉपिक्स में? कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद फर्दर प्रोविजंस। हमने डिलीवरी कर लिया था। डिलीवरी के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हमने पढ़े। व्हाट आर दोस? पहला है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि डिलीवरी मतलब गुड्स का ओनरशिप इधर से उधर करना। दैट मीन सेलर से बायर के पास जाना इज डिलीवरी। रूल्स में फर्स्ट 3 पॉइंट्स। अच्छा, देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो फिर डिलीवरी ली जाएगी वेयर द गुड्स वर एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहीं पर। जहां एग्रीमेंट टू सेल है तो जहां एग्रीमेंट हुआ वहां पर। लेकिन अगर वो प्लेस आइडेंटिफाइड नहीं है तो जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर हुए या प्रोड्यूस हुए वहां पर। डिलीवरी की जिम्मेदारी किसकी होती है? बायर की होती है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। मतलब अगर एग्रीमेंट में ही सेलर की है तो सेलर की है, नहीं तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। डिलीवरी अगर कोई फिक्स टाइम सेलर को बोला था कि मतलब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिलीवरी की, बट देयर वाज नो फिक्स टाइम फॉर इट, तो उस केस में रीजनेबल टाइम में सेलर पहुंचा देगा। ठीक है। इसके बाद डिलीवरी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स है दोज शुड बी मेट बाय सेलर। अब आते हैं हम डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी पे। चलो, तो डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी मतलब रॉन्ग क्वांटिटी में 3 केसेस हो सकते हैं कि जो आपकी डिलीवर्ड क्वांटिटी है और जो ऑर्डर्ड क्वांटिटी है उनमें डिफरेंस आ रहा है। आपने ऑर्डर कुछ और किया था, डिलीवर कुछ और हो रही है। दैट मीन्स एक बार क्या होगा, ऑर्डर्ड क्वांटिटी इज मोर देन डिलीवर्ड क्वांटिटी, या फिर ऑर्डर्ड क्वांटिटी इज लेस देन डिलीवर्ड क्वांटिटी, या फिर मिक्सिंग। 3 केस हो सकते हैं। ठीक है, तो रीड करते हैं क्या होगा। पहला है, the transfer of goods in a sale is expected to be delivered as agreed in the contract। ये लाइन आप लिख के आना हमेशा कि देखो गुड्स का ट्रांसफर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है, बट इफ देयर इज वेरिएशन इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिलीवर्ड द फॉलोइंग एक्शन मे बी टेकन बाय द बायर। बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द डिलीवर्ड क्वांटिटी एंड द ऑर्डर्ड क्वांटिटी। तो ये पॉसिबिलिटीज है क्या? वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था उससे कम आई है डिलीवर्ड क्वांटिटी, द बायर में रिजेक्ट देम। बायर रिजेक्ट कर देगा। ऑप्शन नंबर 1, बायर में रिजेक्ट देम। अगर बायर एक्सेप्ट कर भी लेता है वो लेस क्वांटिटी, तो फिर अब वो पेमेंट लेस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करेगा। तो वही बात लिखी हुई है, इफ द बायर एक्सेप्ट्स द गुड्स और डिलीवर्ड ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। केवल उनका ही पेमेंट करेगा, पूरी का क्यों करेगा? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जो ऑर्डर्ड क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी, डिलीवर्ड क्वांटिटी कम है, तो बायर के पास पहला ऑप्शन है रिजेक्ट कर दो सारे लॉट को। दूसरा ऑप्शन है कि एक्सेप्ट कर लो उसको एंड पे फॉर द प्राइस एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। कॉन्ट्रैक्ट रेट पे प्राइस करेगा, पे करेगा जिसपे पहले फिक्स हुआ था। ये नहीं है कि आज डिसाइड हो रही है तो मार्केट प्राइस आज की लगेगी, नहीं, द कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे ही वो पेमेंट करेगा फॉर द लेसर क्वांटिटी। अब आते हैं सेक्शन 37 टू प्रोवाइड्स
that where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than what he is contracted to sell. ज्यादा आ गई. The buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest. पहला ऑप्शन अपने वाले एक्सेप्ट कर ले, बाकी को रिजेक्ट कर दे. दूसरा ऑप्शन पूरे को रिजेक्ट कर दे, और ही में रिजेक्ट द होल. इफ द बायर एक्सेप्ट, और अगर पूरा एक्सेप्ट करता है तो उस केस में ही शैल हैव टू पे देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट. तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रेट पे पेमेंट करेगा पूरे का. तीन ऑप्शन हो गए. अगर डिलीवर्ड क्वांटिटी इज लार्जर देन ऑर्डर्ड क्वांटिटी, तो उस केस में पहला ऑप्शन रिजेक्ट कर दो पूरे को. दूसरा ऑप्शन अपने वाला एक्सेप्ट कर लो और रिजेक्ट कर दो रेस्ट को रिजेक्ट कर दो. तीसरा ऑप्शन एक्सेप्ट द होल, और जब पूरा एक्सेप्ट करेगा तो पेमेंट ऑफ द प्राइस विल बी एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट फॉर द होल. नेक्स्ट है, लास्ट है 37(3) provides that where the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with the goods or different description not included in the contract. मिक्सिंग हो रखी है, गुड्स की मिक्सिंग हो रखी है. हमने जो मंगाया था उसके अलावा कुछ और भी आ गया है ना, मिक्स्ड विद द गुड्स, दूसरे गुड्स के साथ मिक्सिंग होकर के आ रहा है. तो इस केस में the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest or may reject the whole. तो फिर अपने वाले एक्सेप्ट कर लो, अगर वो अलग हो सकते हैं तो अपने वाले एक्सेप्ट करो, दूसरे को रिजेक्ट करो. लेकिन अलग नहीं हो सकते तो पूरे को रिजेक्ट कर सकते. इज इट क्लियर? देख लीजिए एक बार, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए. हाँ जी, 37(2) में सेम गुड्स ही लार्जर क्वांटिटी का आया है. 37(3) में मिक्सिंग हो रखी है विद अनदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स. अब आते हैं हम इंस्टॉलमेंट डिलीवरी पे. राइट, ठीक है, ये आपको समझ आ गया. डिलीवरी के रिगार्डिंग रॉन्ग क्वांटिटी में 3 केसेस बनते हैं, तीनों आपको हो चुका है. अब आगे बढ़ते हैं इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज. देखिएगा क्या है. Section 38 provides that the buyer of the goods is not bound to accept the delivery of the goods by installment unless otherwise agreed by both the parties. बोल रहे हैं इंस्टॉलमेंट डिलीवरी एक्सेप्ट करना, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा, बायर रिजेक्ट कर सकता है. मतलब अगर एग्रीड नहीं है तो, अगर एग्रीड है तो फिर तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. लेकिन अगर एग्रीड नहीं है तो बायर कैन is not bound to accept the installment deliveries. ठीक है ना. Section 38(2) provides that where there is a contract for sale of goods to be delivered by stated installments which are to be separately paid for. अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी आएगी और उन सबका अलग अलग पेमेंट करना है, एंड द सेलर मेक्स नो डिलीवरी or defective delivery in respect of one or more installments, or the buyer neglects to refuse to take delivery or pay for one or more installment, है ना. तो क्या बोल रहे हैं, it is a question in each case. मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था अलग अलग डिलीवरी आने का, तो उस केस में अलग अलग पे अलग अलग रूल्स लगेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि होल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा. आप एक के रिगार्डिंग मना कर सकते हो, एक के रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ प्राइस का मना कर सकते हो, सामने वाला डिलीवरी में कोई डिफेक्ट कर सकता है, तो वो पर्टिकुलर गुड्स के रिगार्डिंग एप्लीकेबल होगा. रिजेक्शन अगर होता है बायर की तरफ से तो पर्टिकुलर गुड्स पे होगा, पर्टिकुलर एक डिलीवरी पे होगा, है ना. आगे बढ़ते हैं.
whether it is a question in each case depending on the terms of the contract and circumstances of the case as to whether the breach is a repudiation of the whole contract or whether it is severable breach rising to a claim for compensation. But do not treat the whole contract as repudiation. पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी पे अलग अलग रूल्स लगेंगे, जैसा भी जिसके साथ जो जिस भी प्रोडक्ट में डिफॉल्ट हुआ है. बात इतनी सी है, होल कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी रेपुडिएटेड इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट डिलीवरी. पहली बात तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी बायर बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने को जब तक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हो. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो बायर एक्सेप्ट करेगा. हो सकता है बायर किसी के लिए मना भी कर दे, रिफ्यूज कर दे एक्सेप्ट करने से, हो सकता है किसी का पेमेंट नहीं करे, हो सकता है सेलर ने कोई डिफेक्टिव हो जाए. तो ये जितने भी केसेस लगेंगे वो पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी पे लगेंगे, पूरे होल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगेंगे. आगे बढ़ते हैं. डिलीवरी टू कैरियर और वॉर फिंगर. चलें बढ़े आगे. डिलीवरी टू कैरियर और वॉर फिंगर, व्हाट इज इट? देखते हैं. Section 39 provides that if the seller is authorized or required to send the goods to buyer through a carrier, whether it is named by the buyer or not, or delivery of the goods to a wharfinger for safe custody, the delivery of goods to such a carrier or wharfinger shall be deemed to be a delivery of goods to the buyer. बोल रहे हैं जहां पर seller is authorized or required to send the goods to buyer, बायर को गुड्स भिजवाना है ना, सेलर की जिम्मेदारी है. एंड सेलर थ्रू अ कैरियर, मतलब एक कैरियर वाले के थ्रू भिजवाना है. इट इज वेदर इट इज नेम बाय द बायर, मतलब ये कैरियर वाला बायर का है. तो बोला जाता है अगर ये कैरियर वाला बायर का है तो उस केस में सेलर ने जैसे ही गुड्स हैंडओवर करें कैरियर वालों को, इट इज इक्विवेलेंट टू गुड्स डिलीवर्ड टू बायर, है ना. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 39 टू प्रोवाइड्स दैट सेलर शैल मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर और वॉर फिंगर ऑन बिहाफ ऑफ बायर as may be reasonable having regard to the nature of goods and other circumstances of the case. If seller omits to do so and the goods are lost or damaged in cause, the buyer may decline to treat the delivery to the carrier or wharfinger as a delivery to himself or may hold the seller responsible for damages. ये बोल रहे हैं जहां पर सेलर का कैरियर वाला है और सेलर के कैरियर वाले के वजह से गुड्स में कुछ डैमेज हो गया ट्रांजिट में, तो वो किसका लॉस है? फिर वो सेलर का लॉस है. बायर हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे, डिक्लाइन कर दे डिलीवरी लेने से, एंड सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा डैमेजेस के लिए. अगर ये कैरियर वाला बायर का है तो जैसे ही कैरियर वाले को डिलीवरी दी, दैट इज इक्विवेलेंट डिलीवरी गिवन टू बायर. बट अगर ये कैरियर वाला सेलर का है तो उस केस में जो भी ट्रांजिट का लॉस है वो सेलर का. Section 39(3) provides that where the goods are sent by seller to the buyer by route involving sea transit, in circumstances in which it is usual to ensure the seller shall give notice to the buyer as may enable him to insure them during sea transit. If seller fails to do so, the goods shall deem to be risk during such sea transit. बोला जाता है कि अगर मान लो आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सी के थ्रू हो रहा है, तो उस केस में इट इज यूजुअली इट शुड बी इंश्योर. वो जो गुड्स लॉस इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस करवा हुआ, और ये सेलर इस बात का नोटिस बायर को देगा. लेकिन अगर मान लीजिए बायर को वो नहीं बता पाया तो इट इज एट द रिस्क ऑफ सेलर. तो वो जो भी लॉस होगा वो सेलर का होगा. क्या बोला जाता है? सी ट्रांजिट से गुड्स आ रहे हैं तो इट इज यूजुअल कि उसका इंश्योरेंस हो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए नोटिस नहीं दे पाया सेलर बायर को, तो फिर उस केस में सेलर विल बी ऑफ जो भी ट्रांजिट में लॉस हुआ उसका. अब आते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अ डिस्टेंट प्लेस.
बेटा बोर्ड हो रहा होगा ना, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा क्या? व्हाइट बोर्ड तो शो हो ही रहा होगा, मैंने स्क्रीन तो शेयर कर ही रखी है। ये कैरियर और वॉर फिंगर एक ही बात है। यस, 39(1) में बायर का होगा। बाकियों को भी शो नहीं हो रही है क्या स्क्रीन? हो रहा है बेटा, आप एक बार फिर से ज्वाइन करो या तो। चलो नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अ डिस्टेंट प्लेस। Section 40 provides that where the seller of goods agrees to deliver them at his own risk at a place other than that where they are when sold, the buyer shall nevertheless, unless otherwise agreed, take any risk of deterioration in goods necessary incident to the course of transit. बोल रहे हैं बायर के प्लेस पे गुड्स भिजवाने थे सेलर को, सेलर यहाँ बायर की जगह खड़ा है, बायर बोलता है यार थोड़ा 2 किलोमीटर दूर खड़ा हूं मैं, वहां आ जा, और अगर इस ड्यूरेशन कोई लॉस होता है तो दैट इज विल बी ऑफ बायर। सेलर ने डिजायर्ड प्लेस पे पहुंचाने की बात थी, यहाँ पर है वो, यहाँ पहुंचाता है तो सेलर का लॉस है ट्रांजिट का, लेकिन बायर ने कोई डिस्टेंट प्लेस बता दी है वहां पहुंचाना है, तो उस केस में बायर विल बियर द लॉस। आगे बढ़ते हैं। बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स, ये तो कॉमन सी बात है। सेक्शन 41, द बायर इज हैविंग द राइट टू एग्जामिन द गुड्स व्हिच हैव नॉट बीन एग्जामिन्ड बाय हिम प्रीवियसली बिफोर एक्सेप्टेंस। The examination of the goods by the buyer is for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract, है ना। एग्जामिनेशन का सिंपल सा मतलब है आपको एग्जामिनेशन का राइट देना पड़ेगा। बायर इज हैविंग द राइट टू एग्जामिन द गुड्स बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस करने से पहले। The seller is also bound to afford an opportunity to the buyer for examining the goods for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. सेलर को भी ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बायर को कि आप अपने गुड्स को प्लीज चेक कर लीजिए बिफोर एक्सेप्टिंग, है ना। आप जनरली ऑनलाइन में भी होता है, आपको पता होगा कि एक वीडियो बनाना पड़ता है, कई जगह स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है कि आप जब एक्सेप्ट करो तो प्लीज मेक अ वीडियो ऑफ इट, है ना, टू मेक श्योर कि रिटर्न पॉलिसीज में दिक्कत नहीं आती है फिर कि आप वीडियो बनाइए। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट करने से पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए चेक करने की, कि आप हमारे सामने ही खोल के देख लो एक बार। जनरली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता है, कई कई साइट्स करती है कि आप खोल के देख लो, खुलवा के लाती है वो वही। तो ये बायर भी सेलर भी ऑफर दे अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन बिफोर एक्सेप्टेंस, और बायर के पास भी होना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 42, दैट इज एक्सेप्टेंस। Section 42 provides that the buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller that he has accepted them. When the goods have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership, या फिर reasonable time lapse हो जाए। एक्सेप्टेंस तीन तरीके से, पहला खुद ने बता दिया, दूसरा कोई ऐसा काम कर दिया जो एक ओनर ही कर सकता है, तीसरा फिक्स टाइम लैप्स हो गया या फिर रीजनेबल टाइम भी खत्म हो गया, तो फिर वो ओनर बन जाता है, एक्सेप्टेंस माना जाता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड गुड्स। Where the goods are delivered to the buyer and he refuses to accept them, the buyer is not bound to return them to seller. It is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept. ये बोला जाता है जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है ना, अब आपने ऑनलाइन में गुड्स आ गए, अब आपने रिटर्न ऑर्डर भी डाल दिया, है ना, तो और वो अभी 1 महीने तक आपके पास पड़े, कोई रिटर्न लेने ही आया, तो क्या माना जाएगा कि आप ओनर है या सामने वाला है, आपने मतलब आपने रिजेक्ट करा है, उन गुड्स का स्टेटस क्या है, रिजेक्टेड गुड्स ही रहेंगे या फिर मतलब आप ओनर है तो उसका स्टेटस रिजेक्टेड ही रहेगा। आपने रिजेक्टेड रिक्वेस्ट डाल दिया, अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको पिक करे, इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब आते हैं एक बार लाइबिलिटी ऑफ बायर पे। बायर की लाइबिलिटी क्या है? गुड्स का एक्सेप्ट करने की। अगर आपने जो गुड्स ऑर्डर करे तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स इज द लाइबिलिटी ऑफ बायर एंड पेमेंट ऑफ प्राइस इज द लाइबिलिटी ऑफ बायर। बोला है where the seller is ready and willing to deliver the goods and requests the buyer to take delivery and the buyer does not within a reasonable time take the delivery of the goods, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery and also for the reasonable charge for care and custody of the goods। डैमेजेस के लिए तो लाइबल रहेगा ही, उसके अलावा वो जो गुड्स सेलर ने रखे हैं इतने टाइम तक मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी वो बियर करेगा। The right of seller shall not be affected by this section where the neglect or refusal to the buyer to take delivery amounts to repudiation। ये बोल रहे हैं लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया तो उस केस में सेलर के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता है। अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करा है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन की वजह से डिले हो रहा है डिलीवरी में, तो फिर उस केस में सेलर के पास कोई अधिकार नहीं। ये तो कब है? एक नॉर्मल केस में कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी देनी थी और सेलर डिलीवरी देने के लिए राजी है ना। बायर एक रीजनेबल टाइम तक डिलीवरी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है और ये गुड्स अभी भी सेलर के पास है ना। सेलर बहुत रीजनेबल टाइम तक रुका हुआ था, नहीं दे ले रहा, तो ये जो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स है इसके लिए बायर विल कॉम्पनसेट टू द सेलर ऑल्सो फॉर द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस के भी खर्चे बियर करेगा, डैमेजेस को बियर करेगा इस बायर। एक बार यहां तक देख करके जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए, फिर हम तो अनपेड सेलर लास्ट टॉपिक है वो करेंगे। काफी टाइम बाद रिजेक्ट करा। बच्चे काफी टाइम बाद रिजेक्ट कर कैसे सकते हो? रिजेक्शन की भी तो पॉलिसी होती है, उसी टाइम में रिजेक्ट करना होता है। उसके बाद आप रिजेक्ट नहीं करते, उसके बाद आप ओनर बनते हो। और
इंस्टॉलमेंट डिलीवरी वाला पैराग्राफ ही नहीं समझ आया। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, अगर पार्ट डिलीवरी है, वैसे तो पार्ट डिलीवरी के लिए बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट, बट अगर एग्रीड है तो फिर इंडिविजुअल डिलीवरी के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक प्रोडक्ट खराब आ रहा है तो आपने होल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, वो नहीं होता है। डिस्टेंट प्लेस पे अगर बायर ने रिक्वेस्ट करा है सेलर को, तो फिर वो जो बायर की डिजायर्ड लोकेशन से डिस्टेंट प्लेस पे जो भी लॉस होता है ट्रांजिट का, वो बायर बियर करे। अब हमारा अनपेड सेलर बच रहा है, ठीक है ना। अनपेड सेलर और ऑक्शन सेल, ये दो टॉपिक बच रहे हैं। कल से हम स्टार्ट करें अनपेड सेलर। आज के लिए इतना ही बहुत है, कल से हम स्टार्ट करते हैं अनपेड सेलर। आज अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है ये सुन लो पहले तो एक बार। Unpaid seller is the seller to which whole of the price is not paid, whole of the price। मतलब if the contract is for 10,000 rupees तो पूरे 10,000 का पेमेंट नहीं हुआ, या फिर मान लो 9,500 का हो गया, 500 का नहीं हो गया, क्या अभी भी अनपेड सेलर है? यस। अनपेड सेलर इज द सेलर टू whom whole of the price is not paid। whole बोल रहे हैं, whole। या फिर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था एंड इट डिसऑनर्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला और वो डिसऑनर हो गया, तो उस केस में भी वो अनपेड सेलर है। अनपेड सेलर इज द सेलर व्हेन होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, या फिर व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर एनआई हैज बीन रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड, वो होता है अनपेड सेलर, ठीक है ना। तो अनपेड सेलर के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। देयर आर मेनी राइट्स टू एन अनपेड सेलर, ठीक है ना। अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर, मतलब पहले तो वो गुड्स पे अपने अधिकार जमाता है। सबसे पहले गुड्स को अगर मान लो सेलर, बहुत सारी चीजें हैं, चलो कल डिस्कस करेंगे आराम से, आज के लिए इतना ही बहुत है क्योंकि ये टॉपिक रिलेटेड है, तो दो दो करके करवाऊंगी, हो जाए। हाँ यस सर। मैम जैसे अगर डिलीवरी ना बायर की डिजायर प्लेस पे हो रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड है ना मैम, तो फिर बायर लायबल नहीं होगा ना? कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड है, कौन देगा? मैम की सेलर अपने रिस्क पे डिलीवर करेगा वहां तक, ठीक है। तो मैम फिर बायर लायबल नहीं होगा ना? डिस्टेंट प्लेस के लिए तो बायर होगा ना। मैम डिस्टेंट प्लेस मतलब बायर अपने डिजायर के हिसाब से मंगा रहा है ना? नहीं नहीं, कहीं पर भी थोड़ी मंगा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तब एक सर्टेन प्लेस होगी। अब उस आपने उस सर्टेन प्लेस पर आप हो नहीं, आपने किसी और डिस्टेंट प्लेस पे मंगवाए, तो वो जो लॉस है जो आपने एक्सटेंड कर दिया उसको, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस पे पहुंचा रहे हो तब तक तो लॉस सेलर का है, बट अगर डिस्टेंट प्लेस पे पहुंचाते हो तो फिर उसमें बायर का लॉस है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था ना। नहीं मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर डिस्टेंट प्लेस पे भी अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट में तो मान ले फिर तो। सेलर का है। यस मैम। और मैम सर, मैम वो जो सेक्शन 44 में है ना, उसमें हाँ अगर उसमें बायर अगर है ना, जैसे पहले तो है ना सेलर उसको इन्फॉर्म कर दे बायर को कि है ना डिलीवरी के लिए रेडी है गुड्स, हाँ और फिर बायर है ना आए नहीं काफी टाइम तक, तो हाँ सेलर जो मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस कर रहा है ना, हाँ हाँ, तो वो बायर से लेगा, लेकिन फिर कुछ बिल्कुल। समय बाद है ना बायर ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कुछ समय बाद कैसे होगा बेटा? रिजेक्शन का एक टाइम होता है। हाँ मैम, अगर किसी टाइम के बाद उसने कर दिया तो वहां तक के एक्सपेंसेस तो बायर ही बियर करेगा ना? सेलर। क्यों मैम, क्यों? वो तो बायर का वो हो गया ना एक तरीके से नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, देखो, डिलीवरी ले जाना बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि मैम गुड्स
ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी हमने बायर को, तो बेटा आप रिजेक्शन देखो, रिजेक्शन कब होता है? ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले। मतलब गुड्स अभी तक बायर के पास है बट उसका ओनर नहीं है। वो ओनर कब बनता है? जब वो एक्सेप्टेंस दे देता है। अगर उसने रिजेक्शन वाले पीरियड में रिजेक्ट कर दिया तो वो ओनर ही नहीं है ना। ये पॉसिबिलिटी कैसे होगी कि सेलर के पास गुड्स पड़े हुए हैं, बायर रिजेक्ट कर रहा है? ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। गुड्स बायर के पास है ना, और रिजेक्शन का टाइम एक सर्टेन टाइम है कि आप बता देना हमें, अभी तक ओनरशिप गई नहीं है ना। रिजेक्शन तब हो सकता है, ओनर बनने के बाद आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, ओनर बनने से पहले रिजेक्ट कर सकते हो। वंस यू हैव बिकम द ओनर तो फिर किस बात का रिजेक्शन? डिलीवरी और ओनरशिप को तुम मिक्स कर रहे हो। अगर आप डिलीवरी की बात करें कि डिलीवरी किसके पास है, डिलीवरी अगर बायर के पास है तो बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स विद इन अ रीजनेबल टाइम, है ना। और अगर डिलीवरी सेलर के पास है, मतलब पोजीशन सेलर के पास है, तो बायर की जिम्मेदारी बनती है उसको लेना। अगर वो नहीं लेता है तो फिर वो नॉन एक्सेप्टेंस के चार्जेस देगा। ओके मैम। हेलो हाँ बोलो बोलो। मैम, वो पीडीएफ फाइल्स भेज देता ना आप। एक बार है ना मुझे एथिक्स की भेजती हूँ मैं आज। मैम वो इंडस्ट्रियल लॉ की। इंडस्ट्रियल लॉ की? इंडस्ट्रियल डायरेक्टर लॉ में पोर्शन। क्या रह रहा है मुझे तो यही नहीं पता चल रहा। देखो मैम रह नहीं रहा मैम, सारी मैम जो भी नोट्स हम सारे चैप्टर की अच्छा, पीडीएफ भेज दो मुझे मुझे। इसकी हेल्प करेंगे, कौन करेगा? इंडस्ट्रियल लॉ के जितने भी पीडीएफ है ना इंडिविजुअल एक्ट की, वो मुझे भेजो, या आप ग्रुप पे भेज दो, जिसके पास जो है वो भेज दो। मैम डायरेक्टर पोर्शन। डायरेक्टर पोर्शन भेज दो बेटा, भेज दो। अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, परसों का ऑफ रहेगा वेडनेसडे का, ठीक है? कल तो मैं क्लास लूंगी। एक बार आप लोग का कल का शेड्यूल बता सकते हो आप? कितने बजे से क्लासेस चालू हो जाती है आपकी? एक बार चैट बॉक्स में लिखो, कल का क्लास शेड्यूल बताइए एक बार। 11 से 12 होती है सिर्फ? अच्छा ओके। 11 से 12 और 12 से 1 है ना सबके? अरे बैच 56 आप भी बता दो भाई। सेम, राइट। तो आई विल टेक टुमारो, आई विल टेक क्लास एट 9 o'clock। 9 से 10 लूंगी मैं आपकी क्लास, 9 to 10 लूंगी, ठीक है? इज इट क्लियर? 9 से 10 है आपकी क्लास कल, और परसों ऑफ है, वेडनेसडे ऑफ है आपका, ठीक है? कल हम अनपेड सेलर चालू कर देंगे। नोट्स का यार आज मैं ट्राई करती हूँ, पूरा पूरा ट्राई करती हूँ, आपको जो जितना भी होगा वो मिलता जाएगा। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल 9 बजे।